Our next question is from nuclear physics. Although कहने को nuclear physics से chemistry का question ज्यादा ही है. Where you have a radioactive decay chain reaction of thorium, है ना? वो PO में convert होता है and emits some beta particles and alpha particles. So this is a very simple reaction. I am assuming that there are X beta particles and Y alpha particles. As we know that total charge should be balanced. जो इसके अंदर total charge है, nuclear charge balanced है, होना चाहिए. जैसा कि आप जानते हैं कि बीटा इमिशन जो होता है उसमें क्या होता है, एक न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन के अंदर, ठीक है. 0n1 कन्वर्ट्स इनटू 1p1 प्लस -1e0. ये होती है बच्चों ओरिजिनल बीटा डीके की इक्वेशन. तो ये जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर रह जाता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जो टोटल Z है वो बैलेंस होना चाहिए. तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट हुआ है इसके कोरोस्पोंडिंग एक प्रोटॉन उसमें बढ़ चुका है. तो हम कह सकते हैं कि टोटल अगर चार्ज की बात करें, न्यूक्लियर चार्ज की, प्रोटॉन्स की बात करें तो पहले 90 थे, अभी 84 प्रोटॉन्स तो इसके पास है. उसके अलावा अगर मैंने Y अल्फा पार्टिकल मान लिए तो Y इंटू 2 प्रोटॉन्स इसके पास है, लेकिन इसमें वो प्रोटॉन्स भी होंगे जो बड़े हैं बीटा इमिशन की वजह से. तो हम अगर मान लीजिए बीटा पार्टिकल जितने इमिट हुए हैं उसके बराबर का नेगेटिव चार्ज और ऐड कर दें तो आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल का चार्ज मिला के टोटल 0 होगा. तो इनमें 84 प्लस 2y के अंदर वो बढ़े हुए प्रोटॉन्स की संख्या भी है. मान लीजिए कि 4 बढ़ गए, ठीक है, तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज भी वहां पे जोड़ना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ वी कैन बैलेंस द चार्ज. केमिस्ट्री में इस तरह की काफी सारी रिएक्शंस हम लोग यूज करते हैं, काफी फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है. तो मेरे ख्याल से चार्ज बैलेंस करने में बच्चों को दिक्कत नहीं आई होगी. दूसरी चीज हमको बैलेंस करना है मास. तो मास नंबर यहाँ पे 230 है, इधर 214 है, और हीलियम में बिकॉज एक एक हीलियम पार्टिकल अल्फा पार्टिकल के अंदर 4 यूनिट मास होता है, so 4 times y. So I have 2 variables and 2 equations. I can solve it. I'll get x is equal to 2 and y is equal to 4 and the ratio of y is to x is 2. तो एक इजी क्वेश्चन है और कोई भी इसको आराम से कर सकता था, स्कोरिंग क्वेश्चंस की लिस्ट में है. जो हमारा अगला वाला क्वेश्चन है, अब एग्जैक्टली ये पता नहीं पेपर 1 का कि पेपर 2 का है, लेकिन मुझे ये भी क्वेश्चन स्कोरिंग लग रहा है. दिस इज अगेन इंटीजर. जैसा कि उम्मीद की जाती है कि इंटीजर आसान आते हैं, तो ये उसी लिस्ट में है. यू हैव सर्टेन कैपेसिटर्स जिसमें आपको वैल्यू दे रखी है. C1 is 12, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 2. ये सारे कैपेसिटर्स बच्चों आप देख सकते हैं, ऑल ऑफ देम 4, 4 और ये 2, ये सारे के सारे कैपेसिटर्स, बल्कि ये वाला 2 भी, ये 2, ये 2, ये 4 और ये 4, ये सारे के सारे जो कैपेसिटर्स हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड है. हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज मुझे तो C3 पे चार्ज चाहिए, तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी इक्विवेलेंट निकालने की. मैं यहाँ पे 0 मान लेता हूँ, तो यहाँ का 0 होगा, यहाँ का 0 होगा, यहाँ का 2 होगा, यहाँ का 2 होगा, यहाँ का 2 होगा. So if I want to calculate charge across C3, charge across C3 will be equal to 8 microfarad, 8 microcoulomb. तो अगर यही डेटा है ना तो वास्तव में बड़े आसान है, मतलब हमें कुछ करना ही नहीं है. अगर यही सर्किट है तो 0 माना, वहां का वोल्टेज 2 आ गया, सॉल्व हो गया. तो ये क्वेश्चन बच्चों कैपेसिटर का क्वेश्चन है और इसको मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा. ये वाला क्वेश्चन भी कह सकते हो कि एकदम आसान क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन गॉस लॉ. यू हैव ए चार्ज हियर, और आधा एक ऐसा बोल सकते हो कि अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन भले ही सिमेट्रिकल डायग्राम नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि आधी लाइंस ऊपर जाएंगी, आधी लाइंस नीचे जाएंगी. तो अगर मैं हेमिस्फेरिकल पोर्शन से फ्लक्स की बात करूं तो दैट विल आल्सो बी q/2 एप्सिलॉन नॉट. कोनिकल पोर्शन से बात करूं तो दैट विल आल्सो बी q/2 एप्सिलॉन नॉट. वी वांट टू कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू कोनिकल सेक्शन, दैट इज q/2 एप्सिलॉन नॉट. बट वो दे रखा आपको nq/6 एप्सिलॉन नॉट. तो जैसे आप कंपेयर करोगे एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, q से q कट गया, आपकी n की वैल्यू आती है 3. तो ये मेरे ख्याल से 30 सेकंड से भी कम समय में इस क्वेश्चन को जेईई एडवांस में बच्चा सॉल्व कर सकता है. अगेन क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इजी क्वेश्चन. ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ये उतना इजी नहीं है क्योंकि थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है. क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. You have an object and a concave mirror of focal length f equal to 10. Both move along the principal axis with a speed v0 towards the mirror. कौन कौन है? F both move along the principal axis of the mirror
विद कांस्टेंट स्पीड v नॉट 15, ऑब्जेक्ट और कॉनकेव मिरर दोनों हैं, तो कांस्टेंट स्पीड 15 से चलते हैं टुवर्ड्स द मिरर विद रेस्पेक्ट टू ए लेबोरेटरी फ्रेम। तो बच्चों ये इधर की तरफ 15 से आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है। एंड गिवन मोमेंट इट इज डिनोटेड बाय u, ये 30 सेंटीमीटर पे इस टाइम पे, इस मोमेंट पे। ये हमारा एक फेवरेट डेटा है, अगर आप इसका मैग्निफिकेशन निकालते हो तो इस टाइम पे इसका मैग्निफिकेशन भी जो है वो -2 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, -2 नहीं सॉरी, -1/2 आएगा। So this is the situation where magnification is -1/2. If the speed of mirror is such that the image is instantaneously at rest with respect to laboratory frame and object forms a real image. तो पहली बात तो बच्चों ऑब्जेक्ट रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, वो तो दिख ही रहा है। आपका जो ऑब्जेक्ट है उस टाइम पर 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, कहां पर है, हाँ ऑब्जेक्ट कहां पे बता रखा है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो रियल इमेज बननी है, ठीक है। मैग्निफिकेशन -1/2 आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर वो होता है -m², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। इसी को खोल के ये लिखा गया है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू -m² टाइम्स velocity of object with respect to ground plus m² times velocity of mirror with respect to ground, और यहाँ पे एक माइनस velocity of mirror with respect to ground आएगा, उसको भी इधर ले जा रहा हूँ, प्लस velocity of mirror with respect to ground, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। अच्छा ये कहाँ से आया अगर आपको जानना है, तो इसका जो सोर्स है वो यहाँ से आया, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यू कैन डिफरेंशिएट इट, जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे वहां पहुंच जाएंगे, राइट। अब देखो इसमें हम चाहते हैं कि 0 हो जाए, कर देते हैं इसको 0। तो 0 इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन आपके सामने मैं दोबारा कर रहा हूं, सो 1/4 विद माइनस साइन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 15, इट इज मूविंग टुवर्ड्स मिरर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बच्चों 1/4 प्लस 1 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ मिरर विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि जिधर आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है ना उधर ही ये मिरर चल रहा है। तो इसके पहले के अगर अपन 3 क्वेश्चन की बात करें जो मैंने अभी इस वाली वीडियो में डिस्कस करे, वो थोड़े इजी थे, और ये थोड़ा सा कह सकते हो हल्का सा ट्रिकी है, इजी टू मॉडरेट के बीच में इसको कह सकते हो। तो अभी तक हम इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में और इसमें मिलाकर के टोटल 6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट वीडियो में हमारी टीम और मैं आपके सामने फिर आता हूं। टिल देन गुड लक।